ओके, फर्स्ट इंपेराटिव. Imperative means sentences for order, request and suggestion. Commands. Commands. Order, requests, suggestions and sometimes instructions. Commands. Imperative. जर्मन लैंग्वेज में सबसे छोटे सेंटेंस बनते हैं, छोटे से छोटा सेंटेंस इंपेरेटिव का ही बनता है. चुप, ये अपने आप में एक कमांड है. कम, ये अपने आप में एक इंस्ट्रक्शन है, या फिर रिक्वेस्ट हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है. कम, ये डिपेंड करता है आपकी रिलेशनशिप क्या है. सो इसके लिए इंपेरेटिव हमको सीखना है. इंपेरेटिव में कमांड आप उसको देते हो जो सामने है. कोई है ही नहीं तो किसको दोगे कमांड? सामने होना चाहिए, और आपके सामने होता है हमेशा डू या ईयर या जी या जी. तो आप और आप सब, इनको तो एक भी लिख सकते हैं अपन. सो डू, ईयर और जी इनके लिए है imperative. Order, requests, suggestions और instructions. Normal sentence अगर इससे बनाए हम लोग, जैसे you drink milk, ये normal sentence है. You drink milk. You come here, तुम यहां आते हो. So you come here, do comes here. Normal sentence. Ear comb here. Normal sentence. Z common here. ये नॉर्मल सेंटेंस है. इंपेरेटिव. इंपेरेटिव में जब इसको चेंज करेंगे, ये तो नॉर्मल है, ये इंपेरेटिव नहीं है. इसको मत समझ जाना इंपेरेटिव. So why did you write here as do, ear and 2 times Z capital letters? Yes, because this is you, आप, with respect, singular, and this is आप सब, all of you, but with respect. Normally, when we write this table, generally we don't write it twice, but it should be one small letter we write. Ish, do, air, s, g. Ish, do, air, s, g. Ear, z. So normally we write only z and z. Yeah. But actually there are one more g. There is one more g. So this z is you, formal, but singular. This Z is you, formal, but plural. Generally we don't write. It does not make any difference, but it exists. होता तो है. I, you. So this you is informal and this is formal. This is informal singular. Yeah. And informal plural is here. Here. This is formal singular. And this is formal plural. तो होता तो है. So इसको एक बार लिखो तो भी हालांकि कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, but it is there. When I say do comes here, this is a normal statement, fact of statement, कि किसी ने कुछ बोला, you are coming here, तुम सब यहाँ आ रहे हो, आते हो.
बट इसको जब इंपेरेटिव में चेंज करते हैं तो उसके फॉर्मूले का नाम है 3-2-1, फॉर्मूला 3-2-1। 3-2-1 का मतलब है जब डू को इंपेरेटिव में चेंज करोगे तो उड़ जाएगा, इसका एसटी भी उड़ेगा और फुल स्टॉप भी उड़ेगा। फुल स्टॉप भी उड़ेगा। तो बचा क्या? कम हियर, यही बचा। इसका इंपेरेटिव हुआ, जो बच गया वो इंपेरेटिव कम हियर, आजा, एंड इंपेरेटिव साइशन 3-2 का मतलब है इसमें दो चीज उड़ेंगी, सब्जेक्ट उड़ेगा और फुल स्टॉप उड़ेगा। तो क्या बचा? कम हियर, दिस इज इंपेरेटिव। कितना सिंपल फॉर्मूला है, कितनी इजी ग्रामर है। कम हियर एंड 3-2-1, इसमें तो एक ही चीज उड़ेगी, क्या? केवल फुल स्टॉप उड़ेगा। लेकिन इंपेरेटिव में वर्ब हमेशा पहले आती है, तीनों ही केसेस में। यहाँ पे कम हियर, कॉम्ड हियर और यहाँ पे कॉमन जी हियर। कॉमन जी हियर। 3-2-1 डू वाले में तीन चीज उड़ेंगी। इन ईयर 2 things are missing now and here only one cheese, one thing you have to remove. So 1 2 3, so 3-2-1 ये हो गया आपका इंपेरेटिव। मैंने सिखाया सर लास्ट वाले में एक बार वापस बता दो, वर्ब पहले क्यों आता है? मीन्स इन ऑल द केसेज वर्ब इज ऑलवेज इन द बिगिनिंग, हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो। सो हियर ऑल्सो मीन्स अदरवाइज इट लुक्स a normal statement, it looks like a normal statement, so they put verb in the beginning. Common ji here, come here, come here, common ji here. Suppose another sentence, see, do gazed, इसका मतलब है you are going, do gazed, you go or you are going. With ear it will be ईयर गेट और जी में जी गेहन। सेंटेंस तो अपने आप में कंप्लीट है। सो 3-2-1 अकॉर्डिंग टू अवर रूल क्या बचा? गे, यही बचा और कुछ बचा ही नहीं। गे जा और यहां पे गेट, जाओ, जाओ यहां से, और यहां पे गेहन जी। हो गया। अब सेंटेंस बड़ा होता तो डू गेस्ट ना खाऊ जाए तो हो जाता गे ना खाऊ जाए, गेट ना खाऊ जाए, गेहन जी ना खाऊ जाए। सेंटेंस कितना भी बड़ा लिखो ये आप पे डिपेंड करता है। रोज इंस्टीट्यूट तुम लोग कार से आया करो, तुम लोग तो ईयर वाला है, तू इंस्टीट्यूट कार से आया कर। डू कॉम्स्ट मिट डेम आउटो सुम इंस्टीट्यूट तो हो जाएगा कॉम सुम इंस्टीट्यूट मिट डेम आउटो। आपको तो ये तीन चीज उड़ानी है, यहां पे दो चीज उड़ानी है और यहां पे एक चीज उड़ानी है। 3-2-1। हाय सर। हेलो। या प्लीज। सर इसे यूज कहाँ करेंगे हम? कहाँ करेंगे? जब किसी को ऑर्डर देना हो, किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, सजेशन देना हो और इंस्ट्रक्शन देना हो। वो समझ गया, मतलब कैसे, मतलब किस तरह से मतलब करेंगे, मतलब हम अपने कोई थे में से या फिर एग्जाम देंगे वहाँ पे। एग्जाम में इसकी जरूरत पड़ती है जब स्पोकन का थर्ड, स्पोकन में तीन चीजें, पहला इंट्रोडक्शन, सेकंड आपको क्वेश्चन पूछना होता है, थर्ड में आपका इंपेरेटिव बिटे फॉर्मुलियरन आता है। जब आप रिक्वेस्ट किसी से कहते हो, जैसे अच्छा पानी पीजिए ना, ट्रिंकन जी बेटे वासर, तो सामने वाला बोलेगा डांके या गेरने डांके, तो आप उससे बिटे का मतलब रिक्वेस्ट, बिटे यही तो है रिक्वेस्ट। तो A1 के एग्जाम में थर्ड जो पार्ट है उसमें
इंपेरेटिव चाहिए। कॉमन जी हियर, गेहन जी ना खाऊ जाए, ब्रिंगन जी बेटे, हेल्फन जी बेटे, मियर प्लीज हेल्प, रिक्वेस्ट के लिए काम में आता है। सो ये तो हो गया एक बात। इसी में एक बात और, डू के केस में मैंने आपको बोला, अरे डू के केस में हम लोग जैसे बोल रहे हैं डू गेस्ट, डू मार्क्स्ट योगा, डू ब्रिंग्स्ट einen Kaffee, इसका नॉर्मल तो हो ही गया गे, इसका होगा तो गे हो जाएगा ना, गे, इसका हो जाएगा माख्ट, ये तो सेम ही है, तो माख ही होगा, माख ही होगा, और इसका क्या होगा, Bring einen Kaffee. इंपेरेटिव का निशान ही तो लगाना है। बट कई लोग कहते हैं कि अगर इफ यू एड एक्स्ट्रा ई दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। सपोज इफ यू से गेयर, this is correct what I have written here, but Germans also accept गे है, मक है, ब्रिंग है, right, that is also accepted। तो पहले वाला कर देंगे, पहले वाला कर दो, कोई बात नहीं है, एक ही बात है, एक ही बात है। इट मीन सर इम्पेरेटिव में वर्ब कंजुगेशन नहीं होता। हो तो रहा है, होके एसटी कट जाता है डू में, ईयर में होके टी हट जाता है, और जी में वर्ब कंजुगेशन तो हो ही रहा है, तभी तो गेहन जी, गेहन तो आ ही रहा है, जी गेहन का हो गया गेहन जी। So according to Z, Gehen is there and T is there. So according to ear only T is there. And here किया और फिर ST हटा दिया, तो ऐसे तो नहीं कहेंगे, बट हम क्या कहेंगे, ऐसे कहेंगे 3 2 1 का रूल चलेगा कि फर्स्ट में 3 थिंग्स हटेंगी, सेकेंड में 2 यू रिमूव, 1 थिंग यू रिमूव। बट जाइन का अलग है। So can we add here E? In case of do, Only for do we can add E. yes, Others you cannot. yeah, only with do. Mark is okay and mark is also okay. Cook is okay and cook is also accepted. Luck, luck है, so they accept it for do. Thank you. एक्सक्यूज मी सर, Yes please। और क्या क्या टॉपिक्स बचे हैं आज में? एक और बचा है बस आज का, ठीक है। एक ही बचा है बस। ये मैं केवल एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूं। मक है जखन दी डू लिप्स, डू द थिंग्स विच यू लव, ये चीजें करो जो तुमको पसंद है। हाल्ट का हाल्ट है, हाल्ट डिस्फेरन फोन हास, वर्ट है, ये ई एक्स्ट्रा लगाने वाली बात है ना, ये फरग्लाइश का फरग्लाइश है,
नुत्स का नुत्स है, फ्रॉय है, स्पील है। डू स्पील्स्ट फेयर, तुम फेयर खेलते हो, डू स्पील्स्ट फेयर। एस टी हटाऊं तो होगा स्पील फेयर, बट ई यू कैन ऐड, सो स्पील है फेयर। बेहर्शन, ओके। ये जाई, देखो बार बार जाई दिख रहा है, ये चीज और बतानी है आपको। जाइन का स्पेशल होता है इसमें, ये सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बट जाइन का स्पेशल है केस। नॉर्मल वर्ब इज जाइन, सो नॉर्मल कॉन्जुगेशन तो इस, बिन, डू, बिस्ट, एर, एस, जी, इस्ट। जाइन का डू के साथ जब इसका इंपेरेटिव बनाए तो बन जाता है जाइन। दिस इज स्पेशल थिंग अबाउट जाइन वर्ब। जाइन बिकम्स जाइन, सो डू जाइस्ट, ईयर जाइड एंड जी जाइन। ये केवल इसी वर्ब के साथ है जो कि डिफरेंट होता है। सो एस टी तो हट जाएगा डू के साथ, बाकी रहेगा। और ये वर्ब आएगी कब? सम वर्ब्स एंड, जैसे एडजेक्टिव और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे प्यूंक्लिश जाइन फॉर एग्जांपल। प्यूंक्लिश जाइन, इसका मतलब है टू बी पंक्चुअल। तो नॉर्मल्स इसका इंपेरेटिव में जाई प्यूंक्लिश होगा, जाई प्यूंक्लिश मीन्स बी पंक्चुअल। इसमें हो जाएगा जाइड प्यूंक्लिश, सब पंक्चुअल रहो। और जाइन जी प्यूंक्लिश, जाइन जी प्यूंक्लिश, ये जाइन का स्पेशल है केस। तो जैसे प्यूंक्लिश जाइन है, ऐसे ही गिडुल्डिश जाइन, एयरलिश जाइन। एयरलिश जाइन का मतलब है बी ऑनेस्ट। तो जहां भी आपको बी पंक्चुअल, बी ऑनेस्ट, इस तरह की, बी गिडुल्डिश, पेशेंस होना चाहिए। तो जिस भी वर्ब के साथ ये एडजेक्टिव और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, इंपेरेटिव में हम लोग जाइन का ऐसे बना के काम में लेते हैं। जाइड प्यूंक्लिश, जाइन जी प्यूंक्लिश। अब बिटे भी लगा सकते हो रिक्वेस्ट के लिए अगर चाहो तो, जाइन जी बिटे प्यूंक्लिश, कोई दिक्कत नहीं है। ईमानदार रहिए, तो जाइन का क्या हो जाएगा? जाई एयरलिश, जाई एयरलिश, जाइड एयरलिश, जाइन जी एयरलिश। और फिर इंपेरेटिव का इस तरह से जाइन का अलग करना पड़ता है, जाइन। और एक लास्ट इसमें एक चीज, जैसे आर्बाइटन है। आर्बाइटन इज टू वर्क, डू आर्बाइटेस्ट हियर, तुम यहां काम करते हो। तो इंपेरेटिव में हो जाएगा आर्बाइटे हियर, क्योंकि इसका नॉर्मल कॉन्जुगेशन होता है तो उसमें तो ई एस टी तो लगता ही है, एस टी की बजाय। इर्रेगुलर में लिखवाया था आपको। सो आर्बाइटे हियर, डू तो हट ही जाएगा। सर वो जाइन कैसे हुआ? वो रूल है सर। जायन का समझ में नहीं आया मुझे भी। जाइन का समझ में आने वाला है ही नहीं, वो ऐसे ही है, अलग है वो।
नहीं सर, वो नहीं आ रहा है समझ में। बी पंक्चुअल क्या होता है? बी पंक्चुअल, बी पंक्चुअल बोलते हैं ना, तो बी के लिए नॉर्मल वर्ब तो होती है जाइन, बट इंपेरेटिव में उसका स्पेशल जाइन नहीं होके उसको जाइन कर देते हैं। अब क्यों कर देते हैं ये तो वो जाने क्यों कर देते हैं। दे डोंट यूज जाइन फॉर इंपेरेटिव, they use zayin. So ये तो समझ में आ गया क्या कि डू के साथ st लगता है, डू के साथ जाइस्ट होगा। ओरिजिनल वर्ब जाइन की जाइन कर देते हैं जर्मन्स। क्यों कर देते हैं पता नहीं है, कर देते हैं। बस ये चेंज है और बाकी तो सेम ही रहेगा, और बस स्पेसिफिक डू ईयर जी का है। यस ओके, ईयर का जाइड है बस, और जी का तो जायन है, तो जर्मन करते हैं ऐसा। How about the conjugation for each and all that? That doesn't come at all. That doesn't come for imperative, right? और आर्बाइटन वाला समझ में आ गया क्या? डू के साथ आर्बाइट टेस्ट होता है, एंड st if you remove then arbiter here, work here। काम करिए ना प्लीज, यहाँ पे जाओ मत। आर्बाइटन जी हियर, ये तो आप रेस्पेक्ट से बोल रहे हो, प्यार से बोल रहे हो, गुस्से से बोल रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, डिपेंड्स वेयर यू आर, टू whom you are talking to। so ear arbeitet, तो arbeitet here हो जाएगा, और जी arbeiton, so arbeiton जी here, arbeiton जी here। कोई बिटे लगाना चाहे तो बिटे भी लगा सकता है, बिटे arbeiton जी here, arbeiton जी बिटे here, arbeiton जी here बिटे, बिटे कहीं भी लगा दो। बिटे तो प्लीज के कॉन्टेक्स्ट में, प्लीज। इंपेरेटिव एक्चुअली सिंपल है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, केवल ये जाइन वर्ब है इसका अलग है। अदरवाइज तो आपने देखा 3 2 1, एक में 3 चीजें हटा दो, दूसरे में रिमूव 2 थिंग्स एंड वर्ब इज कमिंग इन द बिगिनिंग, दैट्स इट, और कुछ है नहीं। बट जाइन ब्रैक्टन वर्ब में टी है ना, उधर भी ऐसा होगा क्या? किसमें? ब्रैक्टन टी है ना लास्ट में, ब्रैक्टन क्या है? कराक्टन, BRACTEN, ब्रैक्टन। ब्राउखन बोलने से ब्राउखन ब्राउखन। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्टन, व्हाट यू आर सेइंग? आसिफ जोर से बोलो थोड़ा। ब्रैक्टन बोल रहे सर। ब्रिंगन, ये ब्रैक्टन बोल रहा है। BRATEN, ये वाला? यस सर। तो पास्ट की बात क्यों कर रहे हो? वही पास्ट की तो बात ही नहीं करी हमने, बात तो प्रेजेंट की चल रही है। इंपेरेटिव BRATEN, इसको समझ रहे हो क्या? पास्ट, इसको तो नहीं समझ रहे हो? पास्ट नहीं सर, जिसके एंड में डी और टी है उसके साथ तो टी होगा ना। Yes. ब्रैक्टन में तो टी है, तो जब इंपेरेटिव करूंगा तब सिस्टम की सेम होगा क्या? बात तो और भी है ऐसा। जैसे ये कह रहे हैं कि आर्बाइटन वर्ब है, तो जिस भी वर्ब के पहले en से पहले टी आता है उसमें एक्स्ट्रा ई लगेगा, दैट्स राइट। जैसे आर्बाइटन, ऐसे कोई और वर्ब भी हो सकती है जिसमें en से पहले टी आए या डी आए, ऐसी वर्ब में भी कॉन्जुगेशन करते हैं तो एक एक्स्ट्रा ई लगता है, दैट्स करेक्ट, राइट। फिंडन फॉर एग्जाम्पल, फिंडन। सो वेन एवर बिफोर en if there is a alphabet D और T, then only do के साथ ये
फिंडेस्ट होगा। ये जैसे यहां पे आर्बाइटन का डू के साथ आर्बाइटेस्ट हुआ, ये एक्स्ट्रा ई लगने का रीजन यही है, सही कह रहे हैं वो, en से पहले जब d या t, ओरिजिनल वर्ब में d या t आता है तो कंजुगेशन करते टाइम पे एक एक्स्ट्रा ई लगा देते हैं। एंड व्हेन इट्स अबाउट इंपेरेटिव, st हटेगा तो फिंड है, आर्बाइट है। बट मैंने बोला नॉर्मल में भी लगा सकते हो डू के केस में, मक है। सर जैसे काउफन, हाँ काउफन है तो काउफ हियर नहीं कर सकते, इस काउफ हियर, इसका तो होता ही नहीं ना इंपेरेटिव। सॉरी डू काउफ्स हियर। ओके, डू काउफ्स हियर, सपोज ये है, तो अब इसका इंपेरेटिव करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, एक तो ये हो सकता है काउफ हियर, और एक ये भी हो सकता है काउफ है हियर। बोथ आर ओके, बोथ आर करेक्ट। डू के लिए यस, ये केवल डू के लिए एक्स्ट्रा ई लगाने वाला। यू मे पुट एक्स्ट्रा ई और यू मे नॉट, इट्स ओके। बट अक्सर आपको एफ एम एन डी टी इनके साथ में अक्सर आपको ई दिखेगा, इट्स नॉट मस्ट दिखेगा, बट जर्मन्स की आदत है, ठीक है। ये इंपेरेटिव है। लास्ट पॉइंट आज के लिए, बस एक पॉइंट और है। लास्ट पॉइंट इज फ्यूचर, वी हैव ऑलरेडी डन एस गिफ्ट, एस गिफ्ट का यूज, बस एस गिफ्ट का यूज हो रहा है आप आज के लिए। एस गिफ्ट को कैसे यूज करते हैं हम लोग, एस गिफ्ट को यूज करते हैं। देयर इज, देयर आर, ये सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी होता है। देयर आर 40 स्टूडेंट्स, एस गिफ्ट फियर्स स्टूडेंटन, देयर इज ए टी, एस गिफ्ट आकुजाटिव लेगा। It can be used for singular and plural. The meaning of S gift is there is, there are. If I say something about my house, there are six members in my house, in my family, मतलब तो S gift Jacks Mitglieder in meiner Familie। हमारे यहाँ पे 6 फैन है। Es gibt 6 Ventilator in meinem Haus। कोई भी चीज को डिस्क्राइब करना हो, किसी गार्डन को डिस्क्राइब कर रहे हो, किसी फोटो को डिस्क्राइब कर रहे हो, फैमिली को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखवा रहा हूं आपको। नहीं तो कोई क्या ऐसी खास बात होगी इस वर्ब में, बिकॉज दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ एंड इट टेक्स आकुजाटिव। सर इसलिए माइनर का केस इज आल्सो आकुजाटिव बिकॉज ऑफ एस गिफ्ट। माइनर इज No. दी फैमिली होता है ना, फैमिली इज दी। मेरे इसलिए आया बिकॉज प्रीपोजिशन इन है। अगर प्रीपोजिशन आ जाती है तो वर्ब की तो चलती ही नहीं, प्रीपोजिशन के बाद में तो। लेकिन इस वाले केस में वर्ब आपको हिंट जरूर देती है। फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग, यहाँ पे तो गाइड करती है भाई,
कि हमारी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, तो मोशन की बात है या स्टैटिक सिचुएशन की बात है? ऑलरेडी है तो डाटिव। हाँ। दैट्स वाई इन माइनर फैमिलियर, माइनर फैमिलियर, इसलिए ओरिजिनली इट्स दी फैमिलियर। सो एस गिफ्ट, देर इज देर आर, एंड एस गिफ्ट जैसे है वैसे एस गेट है, वो तो आपको पता है वो अलग है। एस गेट तो हालचाल पूछने के लिए होता है ना, एस गेट मियर गुड वो अलग है, इसको मिक्स मत कर देना। एस गेट मियर गुड, आई एम फाइन, वी गेट अस डियर, तो एस गेट टेक्स डाटिव, डाटिव वर्ब्स में है ये, डेफ जी है पास में सेकंड वाला, एस गेट फिक्स एक्सप्रेशन के तौर पे। सो एस गेट टेक्स डाटिव बट एस गिफ्ट टेक्स आकुजाटिव। ये हालचाल के लिए है और वो कोई चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। और एस गिफ्ट, एस गेट और एक एस, ये एस वेदर को एक्सप्रेस करने के लिए काम में आता है। इन तीनों को एक साथ बता रहा हूं मैं। एस गिफ्ट का एक यूज हो गया, एस गिफ्ट एक चीज हो गई, एस गेट एक दूसरी चीज होगी जो कि खास तौर पे हालचाल के लिए काम में आता है, बताना या पूछना। और ये एस जो है, एस इज एक्चुअली इट, बट वेदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इफ यू से यू एक्सप्रेस वेदर, कैसा है भाई वेदर, आज तो ठंड है, एस इज काल्ड, रेगनेट, इस्ट नहीं आएगा उसमें, रेगनेट तो वर्ब है, एस रेगनेट यू कैन से। इधर एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, इधर वर्ब यूज कर रहे हो, तो वर्ब भी एस के बाद में डायरेक्ट आ जाती है और एडजेक्टिव में इस्ट लगा देते हैं। आज तो हवा चल रही है, एस इज विंडिश। और एस वेट, हवा चलना। एसिस्ट हाइस, गर्मी है। एस इस्ट रिगनिश, बारिश का सा मौसम हो रहा है। एस वेट, एस साइंट, एस स्नाइट। स्नाइट का मतलब है स्नोफॉल हो रहा है और शाइंट का मतलब है सूरज चमक रहा है। शाइनन है, एक स्नाइन है। वेट हवा बहना, रेगनन रेगनेट। तो वेदर बताने के लिए एडजेक्टिव से वेदर बताओ या फिर वर्ब से बताओ, एस यूज करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज सर, जो गिफ्ट है वो गेबन वाला नहीं है, गिफ्ट वही है लेकिन एक्सप्रेशन फिक्स है। ये गेबन वाला जो गिव होता है, गिव वाला, उसी का कॉम्बिनेशन बना दिया इन्होंने एस गिफ्ट, बट ये यहाँ पर देयर इज की तरह यूज होता है बस। ओके, उसी से लेके इन्होंने एक फिक्स एक्सप्रेशन बना दिया। इसमें गेबन का कोई मतलब नहीं है, ओरिजिनली ये वहीं से लिया है, बट हियर द मीनिंग इज देयर आर। ओके या सर, एस रेगनेट में एस इस्ट रेगनेट क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ब आती है तो फिर इस्ट की कहाँ जरूरत है। अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं बोलूं इस को में, तो इसकी जरूरत है क्या? इस बिन को में लिखना पड़ेगा क्या मुझे? तो फिर सर एस स्कार्ट में भी एस स्कार्ट लिख दो। कैसे लिख दो? ये तो एडजेक्टिव है, बिना वर्ब। अच्छा, रेगनेट वर्ब। देखो, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। जब कोई वर्ब नहीं है तो हम लोग इसको ले लेते हैं। तो रेगनेट वर्ब है, रेगनन वर्ब है। रेगनन, ओके, रेगनन वर्ब है। तो अगर मैं बोलूं इस देवकरण, तो ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ। इस बिन देवकरण, बिना वर्ब के सेंटेंस बन ही नहीं सकता।
वर्ब इज मस्ट। सो यहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव को इस्ट से बताते हैं जनरली। ये काला है, पीला है, लाल है, ये ठंडा है, पीला है, राइट, भड़कीला है, तो कोई भी एडजेक्टिव के साथ इस्ट लगेगा। और वर्ब में जब ऑलरेडी वर्ब है तो डबलिंग नहीं करनी हमको, इसलिए। और सर नीचे वाले के वर्ब्स क्या है फिर? एस वेट एंड एस नेट के वेन है वर्ब है इसकी, वेन करके वर्ब है इसकी। शाइनन, एश शाइंड, तो शाइनन होनी चाहिए, इसकी श्नायन होनी चाहिए, श्नायन। ये सो एस गिफ्ट, एस गेट एंड एस, ये इंपॉर्टेंट बार बार दिखने वाले एक्सप्रेशंस हैं। और लास्ट उसके साथ क्लास खत्म हो रही है, वो है मान। बस एक बात और मान ले मेरी, मान, मान वर्ड लास्ट है आज के लिए। इसका मतलब है वन। ये आपको समझ नहीं आएगा अभी ज़्यादा, आप जा सकते हो बीच में भी नहीं, क्योंकि ऐसे ही आएगा ये समझ में, रुकोगे तो भी ज़्यादा फायदा नहीं है। मान का मतलब है वन। जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो वन हैज टू डू इट, मतलब समवन। इसका मतलब यू भी है, यू हैव टू डू इट। जैसे कोई बोले मान जाट, मान जाट का मतलब है समवन इज सेइंग, लोग कहते हैं, तुम कहते हो मान जाट। मान डेंट, भाई लोग ऐसे सोचते हैं। मान जाट, मान का मतलब है जनरल, ये सिंगुलर के तौर पे ही काम में आता है, बट प्लूरल आल्सो। हाँ, प्लूरल में भी यूज होता है ये। हाँ, आप कह रहे हो ना जैसे लोग कहते हैं, तो ये भाव है उसका, जमाना कहता है, लेकिन अच्छा। लिखेंगे हमेशा सिंगुलर में ही, मीनिंग उसका भाव वो निकलेगा। यू आर सेइंग मान डेंट, लोग सोचते हैं। मान जाट, मान वन, वन का मतलब मान मुस, योगा माखन, भाई योगा तो करना पड़ेगा। आप जब किसी को डायरेक्टली स्पेशली नहीं कहना चाहते क्योंकि कोई बुरा नहीं मान जाए, तो हम लोग मान के हिसाब से कहते हैं उस बात को। जैसे यहां पे ई लैंग्वेज स्टूडियो में सिगरेट पीना अलाउ नहीं है। कई लोग इस बात से नाराज हो गए, मैंने उनको एडमिशन इसलिए नहीं दिया, मैंने कहा ये नहीं चलता यहां पे। तो मान डार्फ हियर निष्ट राउखन, ये हम जब बंदे को डायरेक्ट नहीं कहना चाहते कोई बुरा मान जाए, तो इनडायरेक्टली कहने का तरीका है वन इज नॉट अलाउड। वन इज नॉट अलाउड का मतलब इनडायरेक्टली यही तो कह रहा हूं, यू आर नॉट अलाउड, बट यू कहते ही तो आप बुरा मान जाते हो, तो मैंने ये लिखवा दिया इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट इज पोलाइट। मान डार्फ हियर निष्ट राउखन, वन इज नॉट अलाउड, इनडायरेक्टली आई एम सेइंग यू आर नॉट अलाउड। Man muss früh aufstehen. Man muss योगा माखन, भाई जमाना ऐसा आ गया, योगा करोगे तो ही स्वस्थ रहोगे। ये इसके बारे में थोड़ा सोचना कि इंग्लिश में वन किसको कहते हैं, थोड़ा समझना, फिर ये थोड़ा सा ये समझ में आएगा। वन इनडायरेक्टली कोई बात कहने का तरीका है ये। सर, हाउ कैन वी से दैट वन मस्ट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ? यस, वन मस्ट या मान मुस कुमारन जिक जिस कुमारन, मान मुस जिस कुमारन। यस, तो वन का वही मतलब है यहाँ पे। ओके, सो इसके साथ ही आपकी थोड़ी सी बेचैनी। व्हाट डज मान मस्ट फ्री aufstehen मीन? इसका मतलब है हमको जल्दी उठना चाहिए, तुमको जल्दी उठना चाहिए। वन हैज टू गेट अप अर्ली।
जल्दी उठना चाहिए। इसकी जगह लॉयटे मेंशन ऐड करोगे तो क्या होगा? कहने की जरूरत नहीं है, कह दो तो बात वही है। सेम होना, बात सेम है ना सर? आपके साथ एक वीडियो और शेयर करता हूं, फिर इसकी क्लैरिटी आएगी आपको। ठीक है? यस सर। गुड।